हेलो 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 गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों की अभी खबर आ रही है, झारखंड गवर्नमेंट के थ्रू जैक के थ्रू की 10वीं कक्षा की जो है परीक्षा दिसंबर माह में ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया जा रहा है। और वोकेशनल यानी व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े हुए जितने भी ऑटोमोटिव के छात्र हैं, आप लोगों के लिए ना ही मॉडल पेपर दिया गया है, ना ही आप लोगों के लिए कोई ऐसी सामग्री दी गई है, ना गैस पेपर तैयार किया गया है। तो झारखंड सरकार के पास व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ी कोई भी ऐसी दस्तावेज जो छात्रों को लाभ पहुंचा सके उपलब्ध नहीं है। तो टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, आपके बीच मैं हूँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके बीच जो है 10वीं कक्षा का पूरा समग्र जितना भी आपका क्वेश्चन आंसर है ऑब्जेक्टिव टाइप, पूरे आपकी किताब में, पूरे आपके सिलेबस में उस क्वेश्चन को मैं आज हल करने जा रहा हूं। तो आप लोग इस चैनल को सभी दोस्तों तक शेयर करें और इसको समझने का प्रयास करें। आप सिर्फ हमारे बोले गए बातों को, बोर्ड पर लिखे हुए प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखेंगे और मैं जो आपको बार बार बातों को दोहराऊंगा उससे आपको निश्चित रूप से यह है कि आपको क्वेश्चन याद ही हो जाएगा। इसके लिए आपको दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग बिना कोई टाइम बर्बाद किए हुए चलते हैं विषय की ओर। तो सबसे पहला है कि ऑटोमोटिव कक्षा 10 का क्लास जो है हम लोग ले रहे हैं। इसमें क्या है, आप लोगों के लिए यूनिट 1 में आप लोग को पढ़ना है चेसिस। क्या पढ़ना है? चेसिस पढ़ना है। चेसिस में आपको जो है ये देखना है कि चेसिस के अंतर्गत कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न आ रहे हैं, रिक्त स्थान वाले प्रश्न आ रहे हैं। मैं सारे क्वेश्चन का समग्र यूनिट वाइज लेकर के आया हूं और आपका सभी यूनिट का समग्र आपको इसी वीडियो में प्राप्त होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं चेसिस का प्रयोग। पहला प्रश्न क्या है कि चेसिस का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। आखिर भाइयों चेसिस का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो मोटर वाहन में को बनाने के लिए। किसके लिए? मोटर वाहन को बनाने के लिए, मोटर वाहन को बनाने के लिए, मोटर वाहन को बनाने के लिए। तो आप समझ गए कि चेसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो मोटर वाहन को बनाने के लिए। बिना चेसिस का मोटर वाहन नहीं बन सकता है भाइयों। तो चेसिस का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो मोटर वाहन को बनाने के लिए। आप साथ साथ क्वेश्चन को लिखते भी जाइए। चेसिस का प्रयोग क्यों करते हैं? तो मोटर वाहन को बनाने के लिए किया जाता है। और अगला क्वेश्चन क्या है? चेसिस सेक्शन का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। तो चेसिस सेक्शन का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्यों किया जाता है? आप लोग जानते हैं, छोटे अवयवों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? छोटे अवयवों के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? छोटे अवयवों के लिए किया जाता है। तो चेसिस सेक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो छोटे अवयवों के लिए किया जाता है। चेसिस सेक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो छोटे अवयवों के लिए किया जाता है। चेसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मोटर वाहन को बनाने के लिए किया जाता है। ट्यूबुलर सेक्शन को, क्या है क्वेश्चन? ट्यूबुलर सेक्शन को डैश में प्रयोग किया जाता है। ट्यूबुलर सेक्शन का प्रयोग डैश में किया जाता है। अरे भैया ट्यूबुलर सेक्शन का जो प्रयोग है 3 पहिए वाहन में किया जाता है। किसमें? 3 पहिए वाहन में। किसमें? 3 पहिए वाहन में। किसमें? 3 पहिए वाहन में किया जाता है। 3 पहिए वाहन में किया जाता है। ट्यूबुलर सेक्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो 3 पहिए वाहन में किया जाता है। ट्यूबुलर सेक्शन को 3 पहिए वाहन में प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है? बस चेसिस में संपूर्ण इंजन। बस चेसिस में, बस का जो चेसिस है उसमें संपूर्ण इंजन कहाँ होता है? बस चेसिस में जो संपूर्ण इंजन है वह कहाँ होता है? ड्राइवर के पास होता है। ड्राइवर केबिन में होता है। ड्राइवर के केबिन में होता है। बस चेसिस में इंजन कहाँ होता है? ड्राइवर के केबिन में होता है। आप लोग बस पे चढ़ते होंगे तो देखते होंगे, है कि नहीं? अब अगला क्वेश्चन है कि चेसिस वाहन के डैश का भाग है। चेसिस वाहन के
नीचे का भाग है। चेचिस वाहन के कहाँ का भाग है? नीचे का भाग है। चेचिस वाहन के कहाँ का भाग है? नीचे का भाग है। कहाँ का? नीचे का भाग है। चेचिस वाहन के नीचे का भाग है जो फ्रेम और पहियों और मशीन के साथ मिलकर बना होता है। तो चेचिस वाहन के नीचे का भाग है जो फ्रेम और पहियों और मशीन के साथ मिलकर बना होता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। फिर से मैं रिवाइज करवा दूं। चेचिस का प्रयोग मोटर वाहन को बनाने के लिए किया जाता है। चेचिस का प्रयोग क्यों किया जाता है? मोटर वाहन को बनाने के लिए। अगर आपको याद हो रहा है तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, जो कि आपके भी दोस्त पास करें और आप भी अच्छे से पास करें। तो चलिए दोस्तों, फिर से मैं करवा दे रहा हूँ। चेचिस का प्रयोग मोटर वाहन को बनाने के लिए किया जाता है। चेचिस का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो मोटर वाहन को बनाने के लिए किया जाता है। चेचिस का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो मोटर वाहन को बनाने के लिए किया जाता है। चेचिस सेक्शन का प्रयोग छोटे अवयवों के लिए किया जाता है। चेचिस सेक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? छोटे अवयवों के लिए किया जाता है। चेचिस सेक्शन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो छोटे अवयवों के लिए किया जाता है। ट्यूबुलर सेक्शन को 3 पहिए वाहन में प्रयोग किया जाता है। ट्यूबुलर सेक्शन का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो 3 पहिए वाहन में किया जाता है। बस चेचिस में संपूर्ण इंजन ड्राइवर के केबिन में होता है। बस चेचिस में संपूर्ण इंजन कहाँ होता है? ड्राइवर केबिन के अंदर होता है। बस चेचिस में संपूर्ण इंजन कहाँ होता है? ड्राइवर केबिन में होता है। चेचिस वाहन के नीचे का भाग होता है। चेचिस वाहन के जैसे पूरा बॉडी है उसके नीचे का भाग होता है। चेचिस वाहन के नीचे का भाग होता है जो फ्रेम और पहिया और मशीनरी के साथ मिलकर बना होता है। जो फ्रेम और पहिया और मशीनरी के साथ मिलकर बना होता है। अब हम लोग आगे की क्वेश्चन में चलते हैं। चैनल सेक्शन किस सामग्री का बना होता है? चैनल सेक्शन किस सामग्री का बना होता है? चैनल सेक्शन किस सामग्री का बना होता है? तो चैनल सेक्शन इस्पात का बना होता है। चैनल सेक्शन किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। चैनल सेक्शन किसका बना होता है? इस्पात का बना होता है। चेचिस का प्रयोग किस लिए होता है? चेचिस का प्रयोग किस लिए होता है? चेचिस का प्रयोग ऑटो बॉडी को आरुद्ध करने के लिए होता है। चेचिस का प्रयोग किस लिए होता है? ऑटो बॉडी को आरुद्ध करने के लिए होता है। चेचिस का प्रयोग क्यों होता है? ऑटो बॉडी को आरुद्ध करने के लिए होता है। अब क्या है? टूल बॉक्स सामग्री करने के लिए प्रयोग किया जाता है। टूल बॉक्स सामग्री करने के लिए प्रयोग किया जाता है। टूल एवं औजार को करने के लिए किया जाता है। टूल बॉक्स का प्रयोग क्या है? टूल और औजार को उसमें रख देना है। ठीक है, तो फिर से हम रिवाइज करवा। चेचिस सेक्शन किस सामग्री का बना होता है? तो इस्पात का बना होता है। चेचिस सेक्शन किसका बना होता है? तो इस्पात का बना होता है। चेचिस का प्रयोग किस लिए होता है? तो चेचिस का प्रयोग ऑटो बॉडी को आरुद्ध करने के लिए होता है। टूल बॉक्स सामग्री करने के लिए किया जाता है तो टूल और औजार को करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग अगले लेसन पे बात करते हैं। तो साथियों, दोस्तों, आप लोग देख रहे होंगे कि आप लोग जो पहला सेशन देखे उसमें बहुत मज़ा आया होगा। अब दूसरे सेशन की ओर चलते हैं। ऑटोमोटिव यूनिट 1.2 में चलते हैं। 1 का ही 1.2 है। यूनिट क्या है? 1.2। वाहन बॉडी का अधिरचना। वाहन बॉडी का अधिरचना यानी वाहन बॉडी की जो डिजाइन है वो कैसे की जाती है, इसकी अधिरचना कैसे की जाती है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। इसका प्रश्न उत्तर क्या है, क्योंकि अब तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं कि 7 तारीख को ही ऑब्जेक्टिव टेस्ट एग्ज़ाम होने वाला है व्यावसायिक शिक्षा का, पूरे झारखंड में, पूरे ऑल ओवर झारखंड में सभी विद्यालयों में जहां व्यावसायिक शिक्षा चल रहा है। तो हम लोग ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा पॉइंट पर चलते हैं। तो मेरा पॉइंट यह है कि वाहन बॉडी का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। वाहन बॉडी का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है। तो वाहन बॉडी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वाहन बॉडी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? वाहन बॉडी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो यात्री एवं सामान को ढोने के लिए। यात्री एवं सामान ढोने के लिए ना, यात्री एवं सामान ढोने के लिए।
ढोने के लिए किया जाता है। वाहन बॉडी का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यात्री एवं सामान को ढोने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वाहन बॉडी का प्रयोग किया जाता है। वाहन बॉडी का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो यात्री एवं सामान को ढोने के लिए किया। सिर्फ आप सुनते जाइए, आपका टोटल क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा और याद भी हो जाएगा। आप निश्चित रूप से परीक्षा हॉल में भले आपको अभी याद ना रहे, लेकिन आप जब एग्जाम हॉल में जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको क्या होगा कि यह क्वेश्चन जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है? वाहन बॉडी का प्रयोग यात्री एवं सामान ढोने के लिए किया जाता है। ठीक है, दरवाजे की खिड़कियों को अपने स्थान पर डैश द्वारा रखा जाता है। अब सोचिए कि किसी गाड़ी में जो दरवाजे की खिड़की है उसको अपने स्थान पर बने रहने के लिए क्या करना चाहिए? बने रहने के लिए क्या करना चाहिए? तो बंधन बनाए रखना चाहिए। किससे? बंधन बनाए रखना चाहिए, यानी बंधन बनाए रखना चाहिए या बंधक बनाए रखना चाहिए, कुछ भी हो सकता है आपका ऑप्शन में, जैसा होगा आप देख लीजिएगा। यानी कि दरवाजे और खिड़कियों को अपने स्थान पर बंधक द्वारा रखा जाता है, क्योंकि खिड़की और दरवाज़ा जो है, जैसे खिड़की और दरवाज़ा खुलता है तो उसमें एक बंधक, दो बंधक बना होता है। बंधक द्वारा इसको जो है कि हम लोग क्या करते हैं? बांधे रहते हैं। हुड को डैश टुकड़ों में निर्मित किया जाता है। अब हुड को किस टुकड़ों में निर्मित किया जाता है? तो हुड को कितने टुकड़ों में निर्मित किया जाता है? तो हुड को आपको जो है एक टुकड़ों में निर्मित किया जाता है। हुड को किस में किया जाता है? एक टुकड़ों में निर्मित किया जाता है। हुड को एक टुकड़ों में निर्मित किया जाता है। हुड को कितने टुकड़ों में निर्मित किया जाता है? एक टुकड़ों में निर्मित किया जाता है। हुड को एक टुकड़ों में निर्मित किया जाता है। क्लियर है? अग्र और पास बम्पर, बम्पर आगे भी होता है और बम्पर पीछे भी होता है, डैश के बने होते हैं। आगे और पीछे का जो बम्पर है वो क्या चीज़ का बना होता है? तो वो छड़ का बना होता है। किसका बना होता है? छड़ का बना होता है। किसका बना होता है? छड़ या बार भी उसको बोलते हैं, छड़ या बार का बना होता है। अग्र और पार्श्व बम्पर डैश के बने होते हैं। तो किसके बने होते हैं? छड़ या बार के बने होते हैं, जिन पर सजावटी सामग्री मढ़ी होती है। आप लोग शादी विवाह में देखे होंगे, जो लड़का का गाड़ी सजाया जाता है, दूल्हा राजा का जो गाड़ी सजाया जाता है, उस गाड़ी में क्या होता है कि बम्पर पर बहुत सारा फूल, बहुत सारे सितारे आदि आदि चीज़ लोग लगा देते हैं, गुलाब के फूल भी लगा देते हैं कि नहीं। तो जो है अग्र एवं पार्श्व बम्पर जो है छड़ या बार के बने होते हैं, जिस पर क्या होता है? सजावटी सामग्री मढ़ी होती है। क्लियर हो गया? फिर से हम रिवीजन कर देते हैं। वाहन बॉडी का प्रयोग यात्री एवं सामान को ढोने के लिए किया जाता है। वाहन बॉडी का प्रयोग यात्री एवं सामान ढोने के लिए किया जाता है। वाहन बॉडी का प्रयोग यात्री एवं सामान को ढोने के लिए किया जाता है। उम्मीद है कि आपके दिमाग में जा रहा होगा, निश्चित जा रहा होगा। आप जो है अपने दोस्तों तक, अगर आपको मज़ा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है कि आपको फ़ायदा हो सकता है और आपको लग रहा है कि सर अच्छे पढ़ा रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आप भी पास कीजिए और आपका दोस्त भी पास करे। तो वाहन बॉडी का प्रयोग यात्री एवं सामान ढोने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दरवाजे और खिड़कियों को अपने स्थान पर बंधक द्वारा रखा जाता है। खिड़की और दरवाजे को गाड़ी में किसी बंधक द्वारा बांध कर रखा जाता है। उसके बाद हुड को एक टुकड़ों में निर्मित किया जाता है। हुड को कितने टुकड़ों में निर्मित किया जाता है? एक टुकड़ों में निर्मित किया जाता है। हुड को एक टुकड़ों में निर्मित किया जाता है। अग्र और पार्श्व बम्पर, अगला क्वेश्चन क्या है? अग्र और पार्श्व बम्पर, आगे और पीछे का जो बम्पर है वो डैश के बने होते हैं। आगे और पीछे का जो बम्पर होते हैं वो छड़ या बार का बना होता है। छड़ या बार का बना होता है, जिस पर की सजावटी सामग्री मढ़ी होती है। अगला क्वेश्चन, वाहन बॉडी को कहाँ आरूढ़ किया जाता है? वाहन बॉडी को कहाँ आरूढ़ किया जाता है, मतलब वाहन बॉडी को कहाँ लगाया जाता है? वाहन बॉडी को कहाँ लगाया जाएगा? इंजन पर नहीं, कहाँ पर? चेचिस पर, जरूर चेचिस पर लगाया जाएगा। वाहन बॉडी को कहाँ लगाया जाएगा? चेचिस के ऊपर लगाया जाता है। गाड़ी की जितनी भी सजावटी सामग्री है, बैठने का सामान है, बॉडी है, ये सब चेचिस के ऊपर लगाया जाता है। क्लियर है? निम्न में से कौन सा अवयव बॉडी के अंग है? निम्नलिखित में से कौन सा अवयव बॉडी के अंग है? अब गाड़ी का जो बॉडी है उसका अंग क्या क्या है? दरवाजे हैं ही, उसके बाद सीट भी है, सीट नहीं रहेगा तो बैठिएगा कैसे? उसके बाद बोनेट भी है ही, यानी इनमें से
सभी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक भेजिए। हेलो फ्रेंड्स, आपको दूसरा यूनिट आप देखे, बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम लोग चलते हैं तीसरे यूनिट की ओर। अब चलते हैं हम लोग तीसरे यूनिट की ओर। तो तीसरा यूनिट में हम लोग देखते हैं 1.3। तीसरा यूनिट क्या है? 1.3। इसमें हम लोग पढ़ते हैं इंजन के बारे में। क्या चीज़ के बारे में? इंजन के बारे में। इंजन क्या है? तो इंजन के बारे में हम लोग क्या देखना चाहते हैं? इंजन का प्रश्न उत्तर देखना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका एग्जाम 7 तारीख से शुरू हो रहा है, 7 फरवरी से शुरू हो रहा है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। आपके लिए मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ, सभी लेसन का पूरा समग्र लेकर के आया हूँ। तो आप देखिए, अगला ऑटोमोबाइल का व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 10 का अब हमको पढ़ना है 1.3 में इंजन। इंजन में हम लोग को ये देखना है, इंजन में क्या है? टीडीसी। टीडीसी क्या है? टीडीसी क्या है? टीडीसी का मतलब होता है टॉप हेड सेंटर। टॉप हेड सेंटर, टॉप हेड सेंटर। टीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? टॉप हेड सेंटर। टीडीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? टॉप हेड सेंटर। यानी कि कोई भी जो वाहन में पिस्टन सिलेंडर होता है, पिस्टन सिलेंडर होता है, तो पिस्टन जो है, पिस्टन का एक ऊपरी भाग होता है, एक नीचे का भाग होता है। ऊपर का भाग को हम लोग बोलते हैं टीडीसी और नीचे का भाग को बोलते हैं बीडीसी। बीडीसी का मतलब हो गया बॉटम हेड सेंटर। बीडीसी का मतलब क्या हो गया? बॉटम हेड सेंटर। क्या हो गया? बॉटम हेड सेंटर। क्या हो गया? बॉटम हेड सेंटर। बीडीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? बॉटम हेड सेंटर। टीडीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? टॉप हेड सेंटर। टीडीसी का पूर्ण रूप क्या है? टॉप हेड सेंटर। टीडीसी का पूर्ण रूप क्या है? टॉप हेड सेंटर। टीडीसी का पूर्ण रूप क्या है? टॉप हेड सेंटर। आप सिर्फ लिखते जाइए और हमारी बातों को सुनते जाइए। याद करना आपका काम नहीं, याद करवाना मेरा काम है। आपका पूरा मैं टेंशन ले लिया हूं अपने ऊपर, आपको याद करवा दूंगा। भले आपको अभी लगे कि मैं भूल गया हूं, लेकिन जैसे ही प्रश्न देखिएगा एग्जाम हॉल में निश्चित रूप से आपको याद आ जाएगा। आप सिर्फ देखते जाइए, ठीक है। तो टीडीसी का पूर्ण रूप क्या है? टॉप हेड सेंटर। टीडीसी का पूर्ण रूप क्या है? टॉप हेड सेंटर। बीडीसी का पूर्ण रूप क्या है? बॉटम हेड सेंटर। बीडीसी का फुल फॉर्म क्या है? बॉटम हेड सेंटर। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, जिससे कि आपको पुनः फिर से हम जो है कि क्लास वाइज वीडियो, जब आपका दिसंबर खत्म हो जाता है तो मार्च में जो आपका फाइनल एग्जाम होगा उसके लिए मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो बीडीसी का पूर्ण रूप क्या है? बॉटम हेड सेंटर, ठीक है। आंतरिक दहन इंजन डैश जलाकर गर्मी उत्पन्न करता है। किसी भी इंजन में क्या चीज जलाएगा तो गर्मी उत्पन्न होगा? किसी भी इंजन में जो है ईंधन को जलाएगा तो गर्मी उत्पन्न होगा। क्या जलाएगा? ईंधन जलाएगा। क्या जलाएगा? ईंधन जलाएगा, है ना। आंतरिक दहन इंजन में ईंधन जलाकर गर्मी उत्पन्न होता है। आंतरिक दहन इंजन में ईंधन जलाकर गर्मी उत्पन्न होता है तथा यह गर्मी डैश से परिवर्तित होता है। तथा यह गर्मी डैश में परिवर्तित होता है। इंजन में जो गर्मी होती है वो किस चीज में परिवर्तित हो जाती है? तो गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसमें? गतिज ऊर्जा में। गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसमें हो जाती है? गतिज ऊर्जा में। किसमें? गतिज ऊर्जा में। किसमें परिवर्तित हो जाती है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। किसमें परिवर्तित हो जाती है? गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आंतरिक दहन इंजन में ईंधन जलाकर गर्मी उत्पन्न करते हैं तथा यह गर्मी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। इंजन टॉर्क, इंजन टॉर्क डैश से होकर सड़क पहियों तक पहुंचता है। इंजन टॉर्क डैश से होकर सड़क पहियों तक पहुंचता है। कहां से होकर सड़क पहियों तक पहुंचता है? वाहन संचार प्रणाली से होकर। वाहन संचार प्रणाली से होकर इंजन टॉर्क डैश से होकर सड़क के पहियों तक पहुंचता है। तो वाहन संचार प्रणाली से होकर, वाहन संचार प्रणाली से होकर सड़क के पहियों तक पहुंच जाता है। इंजन टॉर्क वाहन के संचार प्रणाली से होकर सड़क के पहियों तक पहुंच जाता है। रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? आप लोग को अभी तक हमको लगता है कि सेशन समझ में आ रहा होगा। आपको मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगा। रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में
कौन परिवर्तित करता है? तो रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इंजन परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो इंजन परिवर्तित करता है। ऑटोमोबाइल इंजन में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजन में ईंधन मतलब जलाने के लिए, ठीक है, ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो पेट्रोल का तो किया ही जाता है, सीएनजी गैस का भी आज के डेट में किया जा रहा है। डीजल तो बहुत पहले से और आप लोग जान रहे हैं। इनमें से सभी इंजन के आंतरिक भागों की गर्मी तथा घर्षण से कौन बचाता है? यानी कि इंजन के आंतरिक भाग, इंजन के अंदर में जो गर्मी उत्पन्न हो रहा है, जो घर्षण उत्पन्न हो रहा है, जो घर्षण जो चल रहा है गाड़ी और पिस्टन और सिलेंडर के बीच में जो घर्षण उत्पन्न हो रहा है, इस घर्षण को कौन कम करेगा? तो मोबिल करेगा। कौन करेगा? मोबिल, लुब्रिकेंट। कौन करेगा? मोबिल। इसी को हम लोग लुब्रिकेंट भी बोलते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको चैनल को सिर्फ लाइक कर देना है और सब्सक्राइब कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। जितने भी व्यावसायिक शिक्षा से जुड़े हुए छात्र छात्राएं हैं, उसके लिए मैं स्पेशली वीडियो लाया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि पूरे झारखंड में कहीं भी व्यावसायिक शिक्षा से जुड़ा हुआ वीडियो उपलब्ध नहीं है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो मैं आपके बीच सिलेबस के साथ और क्वेश्चन आंसर को लेके आया हूं। तो अब आप देखिए कि ऑटोमोबाइल का 10वीं कक्षा का फिर से मैं समझा दे रहा हूं आप लोगों को। आप लोग देखिए कि टीडीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो टॉप हेड सेंटर। टीडीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? टॉप हेड सेंटर। बीडीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? बॉटम हेड सेंटर। मेरे साथ बोलते जाइए। टीडीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? टॉप हेड सेंटर। टीडीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? टॉप हेड सेंटर। टीडीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? टॉप हेड सेंटर। बीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉटम हेड सेंटर। बीडीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? बॉटम हेड सेंटर। बीडीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? बॉटम हेड सेंटर। बीडीसी का पूर्ण रूप क्या होता है? बॉटम हेड सेंटर। सिर्फ बोलते जाइए। आंतरिक दहन इंजन में डैश जलाकर गर्मी उत्पन्न करता है। आंतरिक दहन इंजन में ईंधन जलाकर गर्मी उत्पन्न करता है। आंतरिक दहन इंजन में ईंधन जलाकर गर्मी उत्पन्न करता है तथा यह गर्मी गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। गतिज ऊर्जा में मतलब चलने के लिए परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। इंजन टॉर्क वाहन संचार प्रणाली से होकर सड़क पहियों तक पहुंचता है। इंजन टॉर्क वाहन संचार प्रणाली से होकर सड़क पहियों तक पहुंचता है। रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? इंजन के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है। रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो इंजन बदलता है। ऑटोमोबाइल इंजन में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमोबाइल इंजन में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ईंधन के रूप में पेट्रोल, सीएनजी, डीजल ये सभी प्रयोग किए जाते हैं। इंजन के आंतरिक भागों की गर्मी तथा घर्षण को कौन कम करता है? इंजन के आंतरिक भागों की गर्मी तथा घर्षण को कौन कम करता है? तो मोबिल लुब्रिकेंट क्या करता है? इंजन के अंदर की गर्मी और घर्षण को कम करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह समझ में आया होगा। अब हम अगला लेसन देखते हैं। उम्मीद करते हैं पिछला सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों अगले सेशन की ओर। अगला सेशन है 1.4 जिसमें है स्नेहक प्रणाली। क्या है? स्नेहक प्रणाली। अब स्नेहक प्रणाली से संबंधित हम लोग प्रश्न उत्तर देखते हैं। ठीक है। तो स्नेहक प्रणाली इंजन के डैश भागों में घर्षण कम करता है। स्नेहक प्रणाली इंजन के डैश भागों में घर्षण कम करता है। अब स्नेहक प्रणाली इंजन के किस भागों में घर्षण कम करता है? किस भागों में घर्षण कम करेगा? जहाँ चलेगा वहीं ना घर्षण कम होगा। जब चलेगा ही नहीं तो वहाँ घर्षण कम करने की क्या जरूरत है? तो चल भागों को, कौन सा भागों को? चल भागों का घर्षण कम करेगा। स्नेहन प्रणाली इंजन के चल भागों में घर्षण कम करने के लिए तेल प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है? तेल प्रदान करती है। स्नेहन प्रणाली इंजन के चल भागों में घर्षण कम करने के लिए तेल प्रदान करता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। कि वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और आप भी पास कीजिए, आपके दोस्त भी पास करें। व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में पहला बार जो है कि पूरे प्रश्न उत्तर के साथ, पूरे किताब के प्रश्न उत्तर के साथ हम आए हैं।
तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यह अच्छा भी लग रहा होगा, और आपको अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भेज दीजिए, जिससे कि आप भी पास कर जाए और आपके दोस्त भी पास कर जाए। तो स्नेहन प्रणाली इंजन के चल भागों में घर्षण कम करने के लिए तेल प्रदान करती है। स्नेहन प्रणाली इंजन के चल भागों में घर्षण कम करने के लिए तेल प्रदान करता है। स्नेहन तेल की सयांता डैश होनी चाहिए। स्नेहन तेल की सयांता डैश होनी चाहिए। तो स्नेहन तेल की सयांता क्या होनी चाहिए? स्नेहन तेल की सयांता सयांता क्या होनी चाहिए? पर्याप्त होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पर्याप्त होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पर्याप्त होनी चाहिए। पर्याप्त होनी चाहिए। स्नेहन तेल की सयांता पर्याप्त होनी चाहिए। स्नेहन तेल की सयांता पर्याप्त होनी चाहिए, ताकि क्या हो सके? ताकि द्रव गतिकी हो सके। ताकि क्या हो सके? ताकि द्रव गतिकी स्नेहक की सुनिश्चित बनी रहे। ताकि द्रव गतिकी स्नेहक की सुनिश्चित बने रहे। तो क्या है क्वेश्चन यह है कि स्नेहक तेल की सयांता पर्याप्त होनी चाहिए। स्नेहक तेल की सयांता पर्याप्त होनी चाहिए, ताकि द्रव गतिकी स्नेहक की सुनिश्चितता बनाए रहे। अब क्या है? उच्च डैश पर तेल डैश रूप में स्थिर रहना चाहिए। यानी कि उच्च क्या चीज पर? उच्च किस पर? उच्च ताप पर तेल डैश रूप में स्थिर रहना चाहिए। उच्च ताप पर तेल किस रूप में निश्चित रहना चाहिए? रासायनिक रूप में निश्चित होना चाहिए। रासायनिक किस रूप में? रासायनिक। ठीक है, उच्च ताप पर तेल रासायनिक रूप में स्थिर रहना चाहिए। उच्च ताप पर तेल रासायनिक रूप में स्थिर रहना चाहिए। उच्च ताप पर तेल रासायनिक रूप में स्थिर रहना चाहिए। क्लियर है? अब अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। डैश तेल पर फ्लैश पॉइंट एक न्यूनतम डैश है। अब डैश तेल पर फ्लैश पॉइंट एक न्यूनतम डैश है। तो अब डैश तेल पर कौन सा तेल पर? तो स्नेहक तेल पर। कौन सा तेल पर? स्नेहक। कौन सा? स्नेहन तेल का फ्लैश पॉइंट एक न्यूनतम होना चाहिए। स्नेहक तेल का फ्लैश पॉइंट एक न्यूनतम क्या होना चाहिए? आप लोग जानते हैं न्यूनतम क्या होना चाहिए? स्नेहक तेल का फ्लैश पॉइंट एक न्यूनतम तापमान है। क्या है? एक न्यूनतम तापमान है जिस पर तेल पर्याप्त मात्रा में डैश उत्पन्न करता है। जिसमें पर्याप्त मात्रा में डैश उत्पन्न करता है। अब तेल क्या उत्पन्न कर सकता है? तो वाष्प उत्पन्न कर सकता है। क्या उत्पन्न कर सकता है? वाष्प उत्पन्न कर सकता है। क्या उत्पन्न कर सकता है? वाष्प उत्पन्न कर सकता है। जब तेल गर्म होगा तो क्या होगा? वाष्पीकृत होगा। जब तेल गर्म होगा तो क्या होगा? वाष्पीकृत हो जाएगा। क्या होगा? वाष्पीकृत हो जाएगा। क्लियर है? तो अब क्या है? स्नेहन तेल का फ्लैश पॉइंट एक न्यूनतम तापमान है। स्नेहन तेल का फ्लैश पॉइंट एक न्यूनतम तापमान है जिस पर तेल पर्याप्त मात्रा में वाष्प उत्पन्न करता है और वायु के साथ मिलकर एक विस्फोटक मिश्रण बनाता है। वायु के साथ मिलकर क्या बनाता है? एक विस्फोटक मिश्रण बनाता है। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा गुण स्नेहक प्रणाली पदार्थ में होता है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण स्नेहक प्रणाली पदार्थ में होता है?
तो सयांता होता है, पोर पॉइंट होता है, आप ऊपर में पढ़े हैं, फ्लैश पॉइंट ये भी होता है, इसका मतलब सभी होता है, इसका मतलब सभी होता है। तेल का जलनांक बिंदु प्राप्त रूप से उच्च होना क्या प्रदर्शित करता है, यानी तेल का जलनांक बिंदु, तेल जिस बिंदु पर जलता है वह उच्च होना क्या प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है फ्लैश पॉइंट को। किसको प्रदर्शित करता है? फ्लैश पॉइंट को। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, हम फिर से रिवाइज करवा देते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इसको क्या करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे और लाइक कर देंगे। स्नेहक प्रणाली इंजन के चल भागों में घर्षण उत्पन्न करता है। स्नेहक प्रणाली इंजन के चल भागों में, स्नेहक प्रणाली इंजन के चल भागों में क्या करता है? घर्षण उत्पन्न करता है। क्या करता है? घर्षण कम करने के लिए तेल प्रदान करता है। स्नेहन प्रणाली इंजन के चल भागों में घर्षण कम करने के लिए क्या करता है? तेल प्रदान करता है। स्नेहन तेल की सयांता, स्नेहन तेल की सयांता पर्याप्त होना चाहिए। स्नेहन तेल की सयांता पर्याप्त होनी चाहिए ताकि द्रव गतिकी स्नेहक की सुनिश्चितता बनी रहे। स्नेहन तेल की सयांता पर्याप्त होनी चाहिए। स्नेहन तेल की सयांता पर्याप्त होनी चाहिए ताकि द्रव गतिकी स्नेहन की सुनिश्चितता बनाए रहे। उच्च ताप पर तेल रासायनिक रूप में स्थिर रहता है। उच्च ताप पर तेल रासायनिक रूप से स्थिर रहना चाहिए। उच्च ताप पर तेल रासायनिक रूप से स्थिर रहना चाहिए, है ना? चाहिए। चौथा क्वेश्चन, स्नेहन तेल का फ्लैश पॉइंट एक न्यूनतम तापमान है। क्या है? स्नेहन तेल का फ्लैश पॉइंट एक न्यूनतम तापमान है। स्नेहन तेल का फ्लैश पॉइंट एक न्यूनतम तापमान है जिस पर क्या है? तेल पर्याप्त मात्रा में वाष्प उत्पन्न करता है। जिस पर तेल जो है पर्याप्त मात्रा में वाष्प उत्पन्न करता है और वायु के साथ मिलकर एक विस्फोटक मिश्रण बनाता है। निम्न में से कौन सा गुण स्नेहन प्रणाली में होता है? निम्नलिखित में से कौन सा गुण एक स्नेहन प्रणाली में होता है? सयांता होती है, पोर पॉइंट होता है, फ्लैश पॉइंट होता है, यानी ये सभी होता है। तेल का जलनांक बिंदु प्राप्त रूप से उच्च होना क्या प्रदर्शित करता है? यह प्रदर्शित करता है, क्या करता है? फ्लैश पॉइंट को। यह किसको प्रदर्शित करता है? फ्लैश पॉइंट को। उम्मीद करते हैं यह समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अगले सेशन की ओर। हेलो, आपके बीच अब आ गया है यूनिट 1.5 को आप देखिए। अब जो है ये यूनिट है, ये है शीतलन प्रणाली। क्या है? शीतलन प्रणाली मतलब कूलिंग सिस्टम, ठंडा करने का क्या सिस्टम होता है, कोई भी ऑटोमोबाइल वाहन को ठंडा कैसे किया जाता है, उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न उत्तर है वो आपके बीच आ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए इसको। अब क्या है, पहला ही क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है, लेकिन घबराना नहीं है। हम हैं तो टेंशन नहीं लेना है। हम हैं, हम जब तक हैं आपके समस्या का समाधान बिल्कुल होगा। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सिलेंडर दीवार को दी गई डैश की मात्रा, सिलेंडर दीवार को दी गई डैश की मात्रा, सिलेंडर दीवार को क्या दीजिएगा आप? सिलेंडर दीवार को क्या दीजिएगा आप? सिलेंडर दीवार को गर्मी दीजिएगा। क्या दीजिएगा? गर्मी दीजिएगा। क्या दीजिएगा? गर्मी दीजिएगा। सिलेंडर दीवार को दी गई गर्मी की मात्रा, सिलेंडर दीवार को दी गई गर्मी की मात्रा सिलेंडर दीवार को दी गई गर्मी की मात्रा काफ़ी अधिक है। सिलेंडर दीवार को दी गई गर्मी की मात्रा काफ़ी अधिक है। और यदि गर्मी को
यदि गर्मी को सिलेंडरों से हटाया नहीं जाता है, यदि उस गर्मी को सिलेंडरों से हटाया नहीं जाता है तो ईंधन और हवा के मिश्रण का ईंधन और हवा के मिश्रण का पूर्ण प्रज्वलन हो सकता है। क्या हो सकता है? पूर्ण प्रज्वलन हो सकता है। पूर्ण प्रज्वलन हो सकता है। पूर्ण प्रज्वलन हो सकता है। आप देख लिए होंगे। इस क्वेश्चन को फिर से समझिए। सिलेंडर दीवारों को दी गई गर्मी की मात्रा काफ़ी अधिक है, यानी दी गई मात्रा काफ़ी अधिक है, यानी कि सिलेंडर दीवार को जो गर्मी दिया गया है वो काफ़ी अधिक है। और यदि गर्मी को सिलेंडर से हटाया नहीं जाए, यानी उस गर्मी को सिलेंडर से बाहर नहीं निकाला जाए तो इंजन और हवा के मिश्रण का पूर्ण प्रज्वलन हो सकता है। पूर्ण प्रज्वलन हो सकता है। क्लियर है? दूसरा क्वेश्चन है वायु शीतलन में वायु धारा को उस गर्म धातु की सतह पर डैश प्रवाहित किया जाता है। वायु शीतलन से क्या है क्वेश्चन? वायु शीतलन से वायु धारा को उस गर्म धातु की सतह पर क्या किया जा सकता है? लगातार प्रवाहित किया जाता है। क्या किया जाता है? लगातार क्या किया जाता है? लगातार प्रवाहित किया जाता है। क्या किया जाता है? लगातार प्रवाहित किया जाता है। लगातार प्रवाहित किया जाता है, जिससे ताप को हटाना है। ठीक है, जिससे ताप को हटाना या हटाया जाता है। वायु शीतलक में वायु धारा को उस गर्म धातु की सतह पर लगातार प्रवाहित किया जाता है, जिससे कि ताप को हटाया जा सकता है या कम किया जा सकता है। थर्मोस्टर को इंजन और डैश लगाया जाता है। थर्मोस्टर को इंजन और रेडिएटर क्या चीज़ है? रेडिएटर कहाँ पे? रेडिएटर के बीच लगाया जाता है। कहाँ लगाया जाता है? बीच लगाया जाता है। थर्मोस्टर को इंजन और रेडिएटर के बीच लगाया जाता है। समझ में आ रहा होगा? थर्मिस्टर को इंजन और रेडिएटर के बीच लगाया जाता है। थर्मिस्टर को इंजन और रेडिएटर के बीच लगाया जाता है। क्लियर हो रहा है? अब क्या? शीतलन जब ईंधन गर्मी से डैश हो जाता है। अब शीतलन क्या होगा? ईंधन की गर्मी से डैश हो जाता है ना। शीतलन जब इन गर्मी से डैश हो जाता है तो यह इंजन से डैश को ग्रहण करता है। तो यानी शीतलन जब इंजन गर्मी से प्रवाहित हो जाता है, तो यह इंजन से डैश को ग्रहण करता है। इंजन से क्या चीज़ को ग्रहण करेगा? इंजन से ऊष्मा को ग्रहण करेगा। इंजन से क्या चीज़ को ग्रहण करेगा? ऊष्मा को ग्रहण करेगा। इंजन के ऊष्मा को ग्रहण करेगा। फिर से समझिए। सिलेंडर दीवारों को दी गई क्या दी गई? गर्मी की मात्रा काफ़ी अधिक हो और यदि गर्मी को सिलेंडर से हटाया नहीं जाए, तो ईंधन और हवा के मिश्रण को पूर्ण ज्वलन हो जाता है। दूसरा क्या है? वायु शीतलन में वायु धारा को उस गर्म धातु की सतह पर
वायु धारा को उस गर्म धातु की सतह पर लगातार लगातार प्रवाहित किया जाता है जिससे ताप को हटाना है या कम करना है। अगला क्वेश्चन, थर्मोस्टर को इंजन और रेडिएटर के बीच लगाया जाता है। थर्मोस्टर को इंजन और रेडिएटर के बीच लगाया जाता है। थर्मोस्टर को इंजन और रेडिएटर के बीच लगाया जाता है। शीतलन जब चौथा क्वेश्चन, शीतलन जब इन गर्मी से प्रवाहित हो जाती है। शीतलन जब गर्मी से प्रवाहित हो जाती, कहने का मतलब ठंडा करने वाला चीज़ जब गर्मी से प्रवाहित हो जाती है तो यह इंजन से उष्मा को ग्रहण करता है। तो यह क्या करता है? इंजन से उष्मा को अपनी ओर ग्रहण करता है। अब अगला क्वेश्चन है, शीतलक किससे बना होता है? शीतलक किससे बना होता है? तेल से, जल से, रसायन से, द्रव से। शीतलक यानी ठंडा करने वाला। आप देखे होंगे किसी भी ऑटोमोबाइल वाहन में, गाड़ी वाड़ी में आप देखे होंगे, टेम्पो उम्पो में, ट्रैक्टर में क्या करते हैं? ट्वेल से पानी भर करके उसमें डाल देते हैं। कहने का मतलब शीतलन प्रणाली, शीतलक किससे बना होता है? तो द्रव से बना होता है। जल द्रव से बना होता है। किससे होता है? शीतलक किससे बना होता है? द्रव से बना होता है। वो तो पानी का भी होता है और कभी कभी केमिकल द्वारा मिला करके भी द्रव प्रणाली बनाया जाता है। जल से अगला क्वेश्चन है, जल के स्थान पर जिस तरल द्रव का इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कह रहा है? जब जल के स्थान पर जिस तरल द्रव का इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? कूलेन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? किरोसिन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मोबिल कहते हैं। कहने का मतलब क्या कहा जाए इसको क्या कहा जाए? कूलेंट मतलब ठंडा करने वाला। कूलेंट मतलब ठंडा करने वाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कूलेंट। जल के स्थान पर जिस तरल द्रव का इस्तेमाल किया जाता है उसे कूलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? कूलेंट कहते हैं। तो चलते हैं हम अगले सेशन पे। उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, मैं वीडियो के बीच में नहीं कहता हूं, आपको यह कहता हूं कि लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे कुछ होने जाने को नहीं है, इससे यह होने जाने को है कि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलेगा और मेरा हौसला बुलंद होगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मेहनत करूँगा। ठीक है, तो मैं अगले सेशन पे चलता हूँ। साथियों, अब आ गया आपके बीच यूनिट 1.6। यूनिट 1.6 यह है ईंधन प्रदाय प्रणाली, यानी ईंधन प्रदाय प्रणाली कहने का मतलब ईंधन देने वाला प्रणाली। जो ऑटोमोबाइल वाहन में ईंधन हम लोग डालते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसको हम लोग देखते हैं, गंभीरतापूर्वक देखते हैं कि यह क्या हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ाए हैं, लेकिन यह क्वेश्चन काफ़ी ही इम्पोर्टेंट VVI है। इस लेसन का VVI क्वेश्चन है, इससे बाहर नहीं जा सकता आपके एग्जाम में। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो कह रहा है, डैश के पेट्रोल इंजन की मूल ईंधन प्रदाय प्रणाली में एक ईंधन टंकी, ईंधन पंप, ईंधन फिल्टर, वायु क्लीनर, कार्बोरेटर और बहुविधि प्रवेशिका है ना, यानी कि इनलेट मैनिफोल्ड होते हैं। यानी क्या होता है, यानी कि इसमें क्या आपका आंसर आएगा? थोड़ा सा सोचिए आप, इसमें जो आंसर आएगा क्या आएगा? इसमें जो आंसर आपका आएगा कि इसमें क्वेश्चन कर रहा है डैश के पेट्रोल इंजन की मूल ईंधन प्रदाय प्रणाली है, यानी पेट्रोल जो है इंजन का मुख्य प्रदाय प्रणाली है। किसका है? तो ऑटोमोबाइल में जब तक ऑटोमोबाइल नहीं होगा, कोई वाहन नहीं होगा, तो उसमें हम लोग ईंधने डाल के क्या कर लेंगे, है कि नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमोबाइल। क्या हो जाएगा? ठीक है, ऑटोमोबाइल के पेट्रोल इंजन की मूल ईंधन प्रदाय प्रणाली में एक जो है ईंधन टंकी, ईंधन पंप, ईंधन फिल्टर, वायु क्लीनर, कार्बोरेटर और बहुविधि प्रवेशिका आदि लगे होते हैं। किस में लगे होते हैं? तो ऑटोमोबाइल में लगे होते हैं। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं कि ऑटोमोबाइल के
पेट्रोल इंजन की मूल ईंधन प्रदाय प्रणाली है। ऑटोमोबाइल में अगर पेट्रोल नहीं होगा तो क्या वह चलेगी? तो मूल प्रदाय क्या होगा? जब जिससे चलाना है, चलाना किससे है? ऑटोमोबाइल को किससे चलाना है? पेट्रोल इंजन से चलाना है। तो ऑटोमोबाइल ही एक ऐसा जो है कि पेट्रोल इंजन से चलता है, जिसका कि ईंधन मूल प्रदाय प्रणाली है, जिसके अंदर क्या होता है? एक ईंधन टंकी होता है, ईंधन पंप होता है, ईंधन फिल्टर होता है, वायु क्लीनर होता है, कार्बोरेटर होता है और बहुविधि प्रवेशिका आदि होते हैं। ये सारा चीज किसमें होता है? ऑटोमोबाइल के अंतर्गत होता है। अब क्या है? ग्रेविटी सिस्टम यानी गुरुत्वीय प्रणाली। ग्रेविटी सिस्टम कहने का मतलब क्या है? गुरुत्वीय प्रणाली। ग्रेविटी सिस्टम कहने का मतलब क्या है? गुरुत्वीय प्रणाली में इंजन टंकी को डैश अवस्था में आरूढ़ किया जाता है। अब जो है कि ग्रेविटी के कारण क्या होता है कि जो फ्यूल है ऊपर से नीचे की ओर आता है। फ्यूल जो है ऊपर से नीचे की ओर आता है। तो ग्रेविटी सिस्टम में ईंधन टंकी को यानी किस अवस्था में आरूढ़ किया जाता है? तो किस अवस्था में? उच्चतम अवस्था में। किस अवस्था में? किस अवस्था में आरूढ़ किया जाएगा? तो उच्चतम अवस्था में। किस अवस्था में? उच्चतम अवस्था में। तो लिख दीजिए यहां, उच्चतम अवस्था में आरूढ़ किया जाता है। किस अवस्था में आरूढ़ किया जाता है? उच्चतम अवस्था में आरूढ़ किया जाता है। यानी कि जो टंकी है, टंकी कभी भी इंजन के, कभी ऐसा होता है कि इंजन के नीचे टंकी है? नहीं, हमेशा क्या होता है? ऑटोमोबाइल वाहन में इंजन के ऊपर टंकी होता है। इसका कारण यह है कि ग्रेविटी के कारण ऑटोमेटिक जो है इंजन में तेल आ जाएगा। अगर टंकी नीचे दे देंगे तो इससे एक लॉस है कि उस तेल को ऊपर चढ़ाने के लिए एक मोटर लगाना पड़ेगा हमको। इसलिए क्या होता है कि फ्यूल सिस्टम से ऊपर जो है कि टंकी को लगा देते हैं। क्लियर हो गया? अब क्या है? दबाव प्रणाली में एक वायुरुद्धशील ईंधन डैश प्रयोग की जाती है। यानी कि दबाव प्रणाली में एक वायुरुद्धशील ईंधन डैश प्रयोग की जाती है। तो कौन सा चीज प्रयोग किया जाता है ईंधन में? कौन सा किया जाता है? टंकी का। किसका? टंकी का। किसका? टंकी प्रयोग की जाती है। दबाव प्रणाली में एक वायुरुद्धशील ईंधन टंकी प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? टंकी। बिना टंकी का तेल कहाँ रखिएगा? बिना टंकी का तो तेल रहेगा नहीं, इसलिए टंकी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल इंजेक्शन प्रणाली में कुछ आधुनिक वाहनों MPFI इंजन पर डैश प्रयोग किए जाते हैं। अब जो आधुनिक इंजन आए हैं, अभी हम लोग जो देख रहे हैं नए इंजन जो आए हैं, उसमें क्या है? MPF इंजन लगा हुआ है ना? MPF इंजन लगा हुआ है। तो MPF इंजन जो लगा हुआ है, इसमें क्या दिया हुआ है? इस पर जो है डैश प्रयोग किया जाता है। MPF इंजन पर क्या प्रयोग किया जाता है? तो MPF इंजन पर जो है सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। पर सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है ना? आपको अगर MPF आदि का बहुत सारा चीज़ है कि इस लेसन में आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाइए और चैनल पर जाकर के आप सर्च मारिए ईंधन प्रदाय प्रणाली, आपको ये लेसन मिल जाएगा। उस लेसन में आपको इसका विस्तार समझ में आ जाएगा। पेट्रोल इंजन प्रणाली को कुछ आधुनिक वाहनों MPFI इंजन पर डैश जो है सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। तो इसको क्या किया जाता है? MPF प्रणाली को सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके बीच कि ऑटोमोबाइल में कौन सी पेट्रोलियम गैस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? यह सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ऑटोमोबाइल क्या है? ऑटोमोबाइल में कौन सी पेट्रोलियम गैस का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो प्रोपेन का प्रयोग किया जाता है और ब्यूटेन। कहने का मतलब ये दोनों। कहने का मतलब क्या है? ये दोनों। क्रूड ऑयल क्या है? कच्चा तेल। क्रूड ऑयल में क्या मिश्रित रहता है? तो क्रूड ऑयल में क्या मिला हुआ रहता है? तो क्रूड ऑयल में क्या है? हाइड्रोजन व कार्बन, तांबा व जस्ता
ऑक्सीजन व हाइड्रोजन नहीं। तो क्रूड ऑयल में हाइड्रोजन और कार्बन मिला होता है। क्रूड ऑयल में क्या मिला होता है? हाइड्रोजन और कार्बन मिला होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। खैर अगर समझ में नहीं आया है तो वो मेरा टेंशन है, आप सिर्फ सुनते जाइए, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। सिर्फ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको लाइक कीजिए, ठीक है, और सब्सक्राइब कीजिए। तो अब हम लोग फिर से इसको बनाते हैं, ईंधन प्रदाय प्रणाली। ईंधन प्रदाय प्रणाली में क्या है? ऑटोमोबाइल के पेट्रोल इंजन की मूल ईंधन प्रदाय प्रणाली है। ऑटोमोबाइल क्या है? ऑटोमोबाइल के पेट्रोलियम इंजन की मूल प्रदाय प्रणाली है। यानी ऑटोमोबाइल जो है, ऑटोमोबाइल वाहन जो है वो जो है ईंधन प्रदाय का मूल प्रणाली है, जिसमें कि ईंधन प्रदाय प्रणाली कहते हैं। एक ईंधन, उसमें क्या क्या लगा होता है? तो ऑटोमोबाइल में आप लोग कई बार गाड़ियों को देखते हैं तो उसमें एक ईंधन टंकी लगा होता है, उसके बाद एक जो है ईंधन पंप लगा होता है, एक जो है ईंधन फिल्टर लगा होता है, वायु क्लीनर लगा होता है, यानी कि उसके धूल गंदगी को साफ करने के लिए वायु क्लीनर लगा होता है, कार्बोरेटर लगा रहता है, बहुविधि प्रवेश का मतलब कि उसमें जो एयर प्रवेश करता है उसके लिए एक द्वार बना रहता है जिसको कि इनलेट मैनिफोल्ड कहते हैं, वो लगा होता है। ग्रेविटी सिस्टम यानी गुरुत्वीय प्रणाली। गुरुत्वीय प्रणाली क्या होता है? तो गुरुत्वीय प्रणाली में इंजन टंकी के उच्चतम अवस्था में लगा होता है। गुरुत्वीय प्रणाली में इंजन जो है टंकी के उच्चतर अवस्था में लगा होता है। यानी कि जो छोटी गाड़ी होती है, जैसे ऑटोमोबाइल में आपका मोटरसाइकिल हो गया, इंजन नीचे होगा तो टंकी ऊपर होता है। गुरुत्वीय प्रणाली के चलते उसमें फ्यूल ऊपर से नीचे की ओर जाता है। तो क्या लिखा हुआ है? ग्रेविटी सिस्टम में ईंधन टंकी के उच्चतम अवस्था में आरूढ़ किया जाता है। दबाव प्रणाली में एक वायुरुद्धशील ईंधन टंकी प्रयोग की जाती है। दबाव प्रणाली में एक वायुरुद्धशील ईंधन टंकी प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन, पेट्रोलियम इंजेक्शन प्रणाली को कुछ आधुनिक वाहनों में MPF इंजन पर सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। पेट्रोलियम इंजेक्शन प्रणाली में कुछ आधुनिक वाहनों, जैसे कि आधुनिक वाहन मतलब अब का जो अभी आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस जो आ रहा है उसमें MPF इंजन पर सफलतापूर्वक प्रयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल में कौन सी पेट्रोलियम गैसों का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन। यानी कि ऑटोमोबाइल में कौन सी पेट्रोलियम गैस का प्रयोग ईंधन के रूप में यानी तेल के रूप में किया जाता है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन का। क्रूड ऑयल में क्या मिश्रित रहता है? क्रूड ऑयल में, कच्चा तेल में क्या मिश्रित रहता है? तो हाइड्रोजन और कार्बन। क्या मिश्रित रहता है? हाइड्रोजन और कार्बन। अब हम लोग अगले सेशन को देखते हैं। ठीक है, तो अब आपके बीच अगला सेशन 1.7 ट्रांसमिशन सिस्टम। अब ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में समझते हैं कि ट्रांसमिशन सिस्टम क्या होता है। ट्रांसमिशन सिस्टम कहने का मतलब है कि जहाँ से कि किसी पावर को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसमिट किया जाता है, पहुँचाया जाता है। ठीक है, तो जब दो शाफ्ट कोण पर संयुक्त होता है तो आघूर्ण डैश करने के लिए सर्वप्रयोजन जोड़ प्रयोग किया जाता है। यानी क्या कि कहना यह चाह रहा है कि जब दो शाफ्ट कोण पर संयुक्त होता है, जब दो शाफ्ट किसी कोण पर मिलता है तो आघूर्ण डैश करने के लिए सर्वप्रयोजन जोड़ प्रयोग किया जाता है। तो क्या करने के लिए किया जाता है? इसमें क्या कीजिएगा, जब मान लीजिए प्रोपेलर शाफ्ट घूम रहा है, इसमें क्या कीजिएगा कि जो आपका गति है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाइएगा। यानी क्या कीजिएगा, इसमें आप संचार कीजिएगा। क्या कीजिएगा? संचार कीजिएगा। ठीक है, इसमें आप क्या कीजिएगा? संचार कीजिएगा। क्या कीजिएगा? संचार कीजिएगा या संचारित कीजिएगा?
संचारित कीजिएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाइएगा, मतलब संचारित कीजिएगा। कहना क्या चाह रहा है, जब दो शाफ्ट कोण पर संयुक्त होती है तो आघूर्ण संचारित करने के लिए सर्व प्रयोजन जोड़ प्रयोग किया जाता है, सर्व प्रयोजन जोड़ प्रयोग किया जाता है। अगला है एक साधारण सर्व प्रयोजन जोड़ दो, एक साधारण सर्व प्रयोजन जोड़, एक साधारण सर्व प्रयोजन जोड़ दो वाय आकार के, कैसा आकार का, वाय आकार का, कैसा आकार का, वाई यानी वाय आकार के युग्म, वाय आकार के युग्म, वाय आकार के युग्म जिसमें से एक चालक शाफ्ट पर, दूसरा एक चालक शाफ्ट पर और दूसरा कहाँ पर, एक तो चालक शाफ्ट पे हो गया, दूसरा कहाँ पर हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा वाय आकार के चलित शाफ्ट, किस पर, चलित, चलित किस पर, चलित शाफ्ट पर लगाया जाता है। एक तो आपका किस पर, चालक शाफ्ट पर, दूसरा चलित शाफ्ट पर लगाया जाता है। और तिर्यक खंड और तिर्यक खंड और तिर्यक खंड जैसे, तिर्यक खंड जैसे क्या होता है, तिर्यक खंड जैसे, जैसे मरकटक यानी स्पाइडर, मरकटक यानी स्पाइडर, मरकटक क्या होता है, मरकटक, मरकट या इसको क्या बोल सकते हैं आप, स्पाइडर, क्या बोल सकते हैं, स्पाइडर कहा जाता है, मरकटक या स्पाइडर कहा जाता है। तो क्या क्या कहा है, एक साधारण सर्व प्रयोजन जोड़ दो वाय यानी टू वाय आकार के युग्म जिसमें से एक जो है चालक शाफ्ट पर और दूसरा जो है चलित यानी घूमने वाला शाफ्ट पर लगाया जाता है, और तिर्यक खंड जिसमें मरकटक यानी कि स्पाइडर कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, मरकटक या स्पाइडर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके बीच, अगला क्वेश्चन यह है स्वचालित संचारक को विलास कारों या भारी वाहनों में, विलास कारों या भारी वाहनों में डैश किया जाता है, विलास कारों में या भारी वाहनों में क्या किया जाता है, डैश किया जाता है। तो क्या कीजिएगा, इसमें प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। यानी स्वचालित संचार को विलास कारों या भारी वाहनों में प्रयोग किया जाता है जो शहर और भीड़ भाड़ राजमार्गों पर चलती है तथा चालन के समय गियर को डैश परिवर्तन की आवश्यकता होती है। गियर को किस प्रकार की परिवर्तन की आवश्यकता होती है, गियर को किस प्रकार की परिवर्तन की, लगातार परिवर्तन। अगर भीड़ भाड़ इलाके में रहेंगे तो लगातार परिवर्तन की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब यह है कि जब हमारा गाड़ी भीड़ भाड़ इलाके में रहेगा तो गियर का हमको लगातार परिवर्तन करना होगा। कहीं बहुत भीड़ होगा, कहीं जर्क होगा, कहीं सामने लोग आ जाएंगे, तो उसके हिसाब से इसमें बार बार परिवर्तन करना होगा। अगला क्वेश्चन यह है डैश की मुख्य शाफ्ट की घूर्णन गति, किसकी मुख्य शाफ्ट की घूर्णन गति, तो संचार की मुख्य शाफ्ट की घूर्णन गति, किसकी, संचार, किसकी, संचार की मुख्य शाफ्ट की घूर्णन गति, संचार की मुख्य शाफ्ट की घूर्णन गति, संचार की मुख्य शाफ्ट की घूर्णन गति को प्रोपेलर, किसके द्वारा, प्रोपेलर, प्रोपेलर किसके द्वारा, प्रोपेलर किसके द्वारा, प्रोपेलर शाफ्ट के द्वारा, प्रोपेलर शाफ्ट के माध्यम से विभेदिक यानी कि डिफरेंशियल आवरण में कहा जाता है,
डिफरेंशियल आवरण में कहा जाता है। यानी कि संचार की मुख्य शाफ्ट की घूर्णन गति को प्रोपेलर शाफ्ट के माध्यम से विभेदिक आवरण में वहन होता है, जिसे वाहन के पिछले पहिए घूमते हैं। कहने का मतलब जो इंजन है वो अपनी शक्ति को प्रोपेलर शाफ्ट के द्वारा पहियों तक पहुंचाता है और जिसकी मदद से गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो टेंशन नहीं लेना है। चैनल को उम्मीद है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दिए होंगे, नहीं किए होंगे तो कर दीजिए। फिर अगला वीडियो जो है 1 से 2 दिन के अंदर आपके बीच आ जाएगा। तो मैं फिर से इसको बता देता हूँ कि जब दो शाफ्ट कोण पर संयुक्त होती है तो आघूर्ण संचारित करने के लिए सर्वप्रयोजन जोड़ प्रयोग किया जाता है। एक साधारण सर्वप्रयोजन जोड़ 2 यानी 2y आकार के युग्म, जिससे एक चालक शाफ्ट पर और दूसरा चलित शाफ्ट पर लगाया जाता है, और तिर्यक खंड क्रम पिन जिसे मरकटक या स्पाइडर कहा जाता है। स्वचालित संचार को विलायक कारों या भारी वाहनों में प्रयोग किया जाता है जो शहर और भीड़-भाड़ राजमार्ग में चलती है तथा चालन की समय गियर को लगातार परिवर्तन की आवश्यकता होती है। अगर आप 5 गियर में ही हमेशा चलाना चाहिएगा तो नहीं चलेगा, बार बार बंद हो जाएगा। संचार की मुख्य शाफ्ट की घूर्णन गति को प्रोपेलर शाफ्ट के माध्यम से डिफरेंशियल आवरण में कहा जाता है, जिसे वाहन के पिछले पहिए घूमते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो हम लोग देखते हैं आगे और क्या है। अगला क्वेश्चन है ऑटोमोबाइल में निम्नलिखित प्रकार के सर्वप्रयोजन जोड़ उपयोग किए जाते हैं। ऑटोमोबाइल में निम्नलिखित प्रकार के सर्वप्रयोजन जोड़ उपयोग किए जाते हैं। क्या है? तिर्यक, क्या है? सतत वेग प्रकार के, और क्या है? बिना रबर के युग्म, और क्या है? पाट प्रकार के जोड़, है ना, और क्या है? लेख रख प्रकार के जोड़। तो क्या होगा आप लोग बताइए, क्या होगा इसका आंसर? आप लोग बता सकते हैं? इसका आंसर होगा बिना रबर के युग्म। कौन सा होगा? बिना रबर के युग्म। कहने का मतलब कोई भी ऐसा युग्म नहीं हो सकता है जिसमें कि रबर नहीं हो सकता। युग्म मतलब जोड़। जहाँ भी जोड़ होगा, जहाँ भी नट कसा जाएगा वहाँ पे वाशर दिया जाएगा, है कि नहीं? बिना वाशर का नहीं हो सकता है युग्म। ठीक है। अगला है प्रोपेलर शाफ्ट के आकार के चयन। प्रोपेलर शाफ्ट का आकार मतलब कि कैसा आकार होगा, कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, चयन निम्नलिखित मूल मानकों पर निर्भर करता है। सतत संचार आघूर्ण, सतत सही चल कोण, है ना, वांछित सेवा काल, और बिना पावर स्रोत के। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका आंसर होगा बिना पावर स्रोत के नहीं हो सकते हैं। बिना पावर स्रोत के प्रोपेलर शाफ्ट का आकार का चयन निम्नलिखित मूल्य में से नहीं किया जा सकता है। क्लियर हो गया? तो अब आप लोग दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना बना करके हम क्या करते हैं, ऑटोमोबाइल का जो ये सेशन है हम लोग का, इसको 2 भागों में बांट देते हैं। पहला भाग में हम 7 यूनिट लेकर के आए हैं। अगले भाग में और जो बचा हुआ 6 यूनिट है जल्द से जल्द आपके बीच लेकर के आएंगे। तो आप इसको ध्यानपूर्वक 2 बार, 4 बार, 5 बार सुने और दोस्तों को भी प्रेरित करें कि वो बार बार सुने। निश्चित ही रूप से आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास करेंगे। आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए यह विषय नया है और यह विषय है जो आपको रोजगार दिला सकता है और जो आपको नया उद्योग की ओर ले जा सकता है और आपके भविष्य को बदल सकता है। इसलिए इसको बार बार सुने और ऐसा सुने
कि आप परीक्षा हॉल में क्वेश्चन देखते ही आपको याद आ जाए कि कौशल सर के द्वारा यह क्वेश्चन बताया गया था और खटाक से टिक मार दें, है ना। क्योंकि हो सकता है कि जो रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन बताए हैं उसमें भी ऑप्शन दे दे, तो भी आप उसको बना लीजिएगा निश्चित रूप से। एक्चुअली काफ़ी जो है कि मेरा तबीयत खराब है, गला फंस गया है, तो तब फिर भी हम मेहनत करने का प्रयास किए। काफ़ी रात हो गई है, लेकिन हम चाहे कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक है, जल्द से जल्द आपको जो है ऑटोमोटिव का सारा लेसन का क्वेश्चन आंसर तैयार करके दे दे, जिससे कि आपको सुविधा हो। क्यों कि अन्य विषयों में हर एक प्रकार का किताब, गैस पेपर सब कुछ उपलब्ध है, लेकिन ऑटोमोबाइल में कुछ भी उपलब्ध नहीं है। तो चलिए आज यहीं तक, अगला जो है हम लोग वीडियो लेकर के आते हैं जिसमें कि यूनिट 8 से लेकर के आगे होगा। ठीक है, धन्यवाद, बाय, टेक केयर।